Dear students, here we are going to start chapter 3, pair of linear equations in two variables from class 10 humans. And in class we covered then chapter 2 हमने किया है, वहाँ chapter 2 तक finish किया है, हमारा chapter 3 start करने का turn है. So this is our first session on this chapter. तो सबसे पहले हम लोग basic discuss करेंगे, then we come up to exercise and then to difficult question. So before beginning of this chapter, we must be very clear regarding the title of the chapter and what is the basic related to this one. तो देखिए सबसे पहले अगर हम चैप्टर नेम को ही रीड आउट करें, व्हाट इज देयर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. हमें जो डील करना है इस चैप्टर में वो पेयर डील करना है. पेयर मींस अ ग्रुप ऑफ टू. पेयर क्या होता है? दो चीजों का ग्रुप होता है, उसे लोग पेयर कहते हैं. आपको पेयर पढ़ना है, किसका पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन का. लीनियर मींस कैसी इक्वेशन? लीनियर मींस डिग्री 1. लास्ट चैप्टर 2 में आप लोगों ने पॉलीनोमियल्स पढ़ा है ना. पॉलीनोमियल्स हमने पढ़ा है, लीनियर पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक. सो दिस इज द एप्लीकेशन. फर्दर उसका एक स्टेप आगे है चैप्टर 3. आपको वो इक्वेशन पढ़नी है जो लीनियर होगी, यानी जिनकी डिग्री 1 होगी, साथ में उसके अंदर कितने वेरिएबल्स होंगे? 2 वेरिएबल्स. दे मे बी x and y, साथ में x y हो सकते हैं. 2 वेरिएबल्स का डिग्री तो x y हो सकते हैं. इट मे बी y z, इट मे बी x t. दैट मींस एनी 2 वेरिएबल्स, दो अल्फाबेट्स आपके होंगे जो अननोन क्वांटिटी होगी, वो हमारी इक्वेशन में रहेगी. सो आई हैव टू स्टडी 2 इक्वेशंस having degree 1 with variable x and y. So जैसे हमने लास्ट टाइम पॉलीनोमियल में पढ़ा था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल. Here also we will discuss standard equations of pair of linear equation in two variables. यानी जैसे दो इक्वेशन बनानी है, क्योंकि पेयर पढ़ना है, दो इक्वेशन हम एट अ टाइम पढ़ेंगे. उन दोनों की जो स्पेशलिटी रहेगी वो ये रहेगी, they must have degree 1 and they must have 2 variables. So I am writing equation, you will be able to understand easily. So our equation is a1x plus b1y plus c1 equals to 0. a2x plus b2y plus c2 0. This is a pair. ये क्या है हमारा? This is a pair of linear equation in 2 वेरिएबल्स. अब आपको ध्यान से देखिए, इट इज अ पेयर क्योंकि यहाँ दो इक्वेशंस दी हो रही है. लीनियर होनी चाहिए, दैट इज डिग्री 1 होनी चाहिए. सी हियर हाईएस्ट पावर इज 1, सो डिग्री इज ऑटोमेटिकली 1. यहाँ भी देखिए हाईएस्ट पावर इज 1, सो डिग्री इज 1. तो ये तो शो हो गया है कि इन दोनों इक्वेशंस की डिग्री कितनी है? 1 है. नाउ वी हैव टू शो वन मोर थिंग. अब हमें एक चीज और वेरीफाई करनी है कि इसके अंदर कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? 2 वेरिएबल्स डेफिनेटली होने ही चाहिए. तो देखिए 1 वेरिएबल इज अदर वेरिएबल इज y. यहाँ सेकंड इक्वेशन में देखिए x और y है. तो दोनों इक्वेशन वेरिएबल 2 में ही रहेंगी, x और y में ही रहेंगी, लेकिन उनके कांस्टेंट अलग अलग हो सकते हैं ना. यहाँ पर कांस्टेंट a1 हो सकता है, यहाँ पर a2 हो जाएगा. here b1 b2 and last constant value is c1 and c2. तो ये दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें हमारे a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स. ये आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, बट नंबर शुड बी रियल नंबर. इसके अलावा देखिए देयर इज अ कंडीशन व्हिच मेक इट कंप्लीट. वो कंडीशन क्या है? देखिए a1 शुड नॉट बी 0, a2 should not be 0, b1 should not be 0 and b2 should not be 0. This is very important. Equation तो है ही important, but ये condition के साथ से complete करती है. इस condition में given है this is a pair, that's sure. ये pair है, equation को satisfy कर रहा है. लेकिन यहाँ कभी भी a1, a2, b1, b2 0 ना हो. ये नॉन जीरो टर्म होनी चाहिए, क्योंकि बेटे अगर ये 0 हो गई, बाई चांस मेरा a1 0 हो गया, तो 0 into x ये तो खत्म हो जाएगा. खाली क्वेश्चन कैसा रह जाएगा? y और कांस्टेंट की फॉर्म में रह जाएगा, जबकि हमसे पूछा गया है 2 वेरिएबल्स इक्वेशन. तो x का होना वहाँ कंपल्सरी है, और x कब रहेगा? जब a1 0 के अलावा हो. सिमिलरली y का होना कंपल्सरी है, तो कब कंपल्सरी? उसका होना कब हम शॉर्ट कर सकते हैं? जब b1 हमारा 0 के अलावा हो.
सिमिलरली यहाँ भी ये दोनों खत्म नहीं हो सकते हैं, जीरो नहीं हो सकते हैं। C1 C2 जीरो हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने यहाँ लिखा नहीं है कि वो कंडीशन उनके साथ कुछ भी नहीं है। C1 C2 जीरो भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी हो सकते हैं, बट A1 B1 A2 B2 मस्ट बी नॉन जीरो, ये कभी जीरो ना हो। अगर ये जीरो हो गए तो ये पूरा एनालिटिकल सिस्टम खत्म और इक्वेशन की कांस्टेंट ही रह जाएगी, जबकि हमें करनी है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। दैट इज क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड इट। अगर ये समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क इन डाउट सेशन, सो नो प्रॉब्लम विद दैट। तो आप इजीली पूछ सकते हैं। वी हैव डाउट सेशन ऑफ 4 डेज। तो अब इसके बाद आती है बात, मुझे ये तो हमने बेसिक देख लिया कि व्हाट डज चैप्टर रेफर टू, चैप्टर हमें कराना चाहता है। अब हमें जो पढ़ना है हमें इस केस में कि ये जो हमारी दो इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं टाइम में, जो पेयर पढ़ रहे हैं, ये अपना नेचर कैसा रखता है। नेचर इन द सेंस कि उसके सोल्यूशन कैसे हैं, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है सोल्यूशन के साथ ही उसकी हो, तो मैथमेटिकल रिलेशन से आप पहचानेंगे कोई भी पेयर अपने आंसर में कैसा नेचर रखेगा। सो आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज नेचर ऑफ सोल्यूशन। दैट मीन्स देखिए हमारे पास इक्वेशन बहुत सारी हो सकती है। यू कैन गिव इनफाइनाइट एग्जांपल्स ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप चाहे तो कह सकते हैं 2x + 3y + 1 = 0, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये सेकंड यू कैन जनरेट 3x + y + 2 = 0। यानी आप नंबर कोई भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, लेकिन यू मस्ट अंडरस्टैंड हमने चैप्टर 2 में भी किया है। तो ये हमारे जो कोएफिशिएंट है ना यहाँ पर ये, और ये कांस्टेंट टर्म है, ये कुछ भी डिजिट हो सकता है, लेकिन एक्स वाई कंपल्सरी एक्स वाई को नहीं हटाना है, आगे डिजिट बदल सकते हैं। डिजिट बदलते जाएंगे, अलग अलग इक्वेशन जनरेट होती रहेगी। सो अब देखो इसको बोलते हैं, आप जानते हैं फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं। अभी हमने लास्ट स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस की है। दिस इज V1 एंड कांस्टेंट टाइम इज सेड टू बी C1, और ये ध्यान रखना है V1 के साथ उसका एसोसिएटेड साइन भी लिया जाता है, यानी A1 के साथ भी लेंगे, C1 के साथ भी लेंगे। सिमिलरली A2 B2 एंड C2। हम नेचर जो बताते हैं जनरली, अगर आपसे कहा जाए नेचर ऑफ एनी पेयर आप बताइए, तो आप लोग पहले XY को सॉल्व करेंगे। हमने अभी तक साइमल्टेनियस दो इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सीखा है, हम फर्स्ट टाइम क्लास स्टैंडर्ड में सीख रहे हैं। तो वो तो हमारा सेकेंडरी स्टेप है कि हम उसका सोल्यूशन करके दिखाएं कितना आंसर हमारा आ रहा है। बट इन प्रैक्टिस वी शुड नो कि वो कैसा नेचर हो सकता है। तो हमारे माइंड में पहले से एक प्लान रखिए कि हमें स्टेप ऐसे करते हैं कि हमारा आंसर क्या हमें नेचर दे सकता है। सो फॉर दैट यू मस्ट लर्न अ टेबल गिवन इन एनसीईआरटी। उस टेबल के हिसाब से यहाँ पर आपको समझा रही हूँ कैसे आपको टेबल को समझना है और आपको क्या नोट करना है। सो यू कैन राइट इन योर कॉपी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ A1 by A2। आई एम राइटिंग इक्वेशन वन मोर टाइम ताकि आपको याद रहे कि क्या है इसमें। C1 = 0, A2x + B2y + C2। These are the equations we have। अब हमें क्या करना होता है नेचर निकालने के लिए किसी भी सोल्यूशन का। सोल्यूशन निकालना जो इन दोनों से आंसर आउटपुट निकलेगा उसका नेचर क्या होगा पता करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू टेक A1 by A2। वी विल गेट सम वैल्यू, कुछ आंसर आएगा। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड B1 by B2, सम आंसर मिलेगा, एंड देन C1 by हमें तीन वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब इन तीनों रेशियोज को निकालने के बाद यू हैव टू डिसाइड नेचर अकॉर्डिंग टू दीज रेशियोज। फर्स्ट थिंग देखो नेचर कैसा हो सकता है। यूनिक सोल्यूशन हो सकता है। यूनिक मीन्स वन, ओनली सिंगल सोल्यूशन। तो ऐसी दो इक्वेशन जिनका आंसर सिर्फ एक ही हो, यानी x की वैल्यू भी एक सिंगल आता है और y की वैल्यू भी एक सिंगल आता है। मतलब आई मीन टू से कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। यहाँ भी कुछ हो सकता है, कोई भी दो डिजिट हो सकता है, बट दे आर यूनिक। अगर यहाँ 1 और 2 है तो 1 और 2 ही एक अकेला सोल्यूशन है, तो दो इक्वेशन का उसको बोलते हैं यूनिक। तो यूनिक सोल्यूशन में
आंसर सेम करता है। So for unique solution, condition is A1 by A2 should not be equal to B1 by B2. यानी जो आपने थ्री रेशियो अभी निकाले हैं, and third one is B1 by B2. So starting two ratios must not be equal. ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए. That condition will be unique. यानी इसका एक ही आंसर होगा. Now you have to think of graph. अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? देखो बेटे, ग्राफ जितनी प्लेट में इंटरसेक्ट करेगा उतना ही उसके सोल्यूशन होते हैं. आपने सीखा है क्लास 9 में ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं फ्रॉम NSE 4.4. तो अगर हमने फॉर एग्जांपल पहली इक्वेशन को प्लॉट किया टेबल के हिसाब से तो हमारा ऐसा ग्राफ आया. सेकंड इक्वेशन हमारी ऐसे आ रही है तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट आता है. तो जब भी आप यूनिक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे इट विल बी इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट. इंटरसेक्टिंग ग्राफ. नेक्स्ट वन है infinitely many solution. In case आपके तीनों रेशियो इक्वल आ जाए, so that means A1 by A2, A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2. आपके तीनों रेशियो इक्वल आ जाए ना. अब इन तीनों रेशियो के इक्वल आते ही आप कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता है. यानी इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं क्योंकि तीनों रेशियो बराबर है. तो आप देखिए व्हाट विल बी द ग्राफ. आपने एक लाइन प्लॉट की ऐसे आगे. इनफाइनाइट का मतलब है कि इनफाइनाइट प्लेस पर ये मीट करेगा. जैसे यहाँ से एक प्लेस से मीट कर रहा है ग्राफ तो इंटरसेक्टिंग एक के आंसर आया है. इसके आंसर आने में इनफाइनाइट तो ग्राफ एग्जैक्टली दूसरा भी वही बनेगा जो पहले वाला था. तभी तो ये इनफाइनाइट पॉइंट पे देखिए मीट कर रहा है. तो याद रखना है आपको एंड यू कैन आइडेंटिफाई कि जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे ग्राफ विल बी कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट मींस लाइन अबव लाइन, मतलब लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बनेगी आपकी. लास्ट नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन मींस ऐसा पेयर आपके सामने आ जाए जिसमें कुछ कॉमन पॉइंट होंगी ना, यानी वो इक्वेशन ऐसी है जिसका कोई भी आंसर नहीं है. कंडीशन क्या रहेगी? A1 by A2 will be equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2. यानी स्टार्टिंग के दो रेशियो तो बराबर हो जाएंगे बट थर्ड वन विल बी इक्वल. सो नो के लिए व्हाट विल बी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको क्या देगी इसके लिए? नो सॉल्यूशन. देखो बेटे, नो सॉल्यूशन के लिए जो रिप्रेजेंटेशन मिलेगी वो मिलेगी ऐसी कि ग्राफ एक दूसरे को कभी भी टच ना करे. तभी तो कॉमन कुछ नहीं मिलेगा. ग्राफ कब इंटरसेक्ट नहीं करते हैं दो ग्राफ? जब वो बिल्कुल ऐसे सामने जाए दूसरे के पैरेलल जाए तभी उसमें मीटिंग पॉइंट आ ही ना. सो ग्राफ विल बी पैरेलल. ओके. देखो बेटे, ग्राफ पैरेलल जाएगा कि अगर हम आगे बढ़ाते जाएं तो ये कभी मीट नहीं करेगा और मीट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? तो इसलिए नो सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है? पैरेलल होता है. इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ग्राफ कोइंसिडेंट होता है. यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ इंटरसेक्टिंग होता है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ये 2 मार्क्स में आता है और 1 मार्क में भी आ जाता है. तो ये आपको जल्दी याद होना चाहिए कि कौन सा नेचर कैसा ग्राफ रखता है. आपसे पूछा जाएगा ग्राफिकली बताइए कि क्या नेचर है, तो ग्राफ पहचान कर आप देखेंगे आप कट करेगा एक पॉइंट तो यूनिक आंसर होगा उसका. कोइंसिडेंट आएगा तो इनफाइनाइट आंसर. पैरेलल आएगा तो इट विल हैव नो सॉल्यूशन. सो फर्स्ट एक्सरसाइज में ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं. एंड वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेंबर, देयर आर टू थिंग्स, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट का मतलब है जो एग्जिस्ट कर पा रहा है, एडजस्टमेंट हो रहा है उसका. तो कोई भी पेयर कंसिस्टेंट तब कहा जाता है इक्वेशन का जब उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो, यानी वो कुछ ना कुछ आंसर करके आया करता. तो यूनिक भी कंसिस्टेंट हो जाएगा चाहे उसके पास एक ही आंसर मिलेंगे. इनफाइनाइट भी हमारा कंसिस्टेंट होता है. सो बोथ आर consistent. Inconsistent which is not keeping any solution with it. तो यहाँ पर देखिए no solution है, so it is inconsistent. तो आपकी 2 categories रहेंगी. One category is consistent, other category is inconsistent. Consistent क्या होता है? Unique and infinite होते हैं consistent. और inconsistent क्या होता है? जिसमें
नो सॉल्यूशन, यानी कोई भी सॉल्यूशन ना हो। सो दीज आर दी टॉपिक्स व्हिच वी हैव टू डू इन एक्सरसाइज 3.1 कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा लाइक we have made 2x plus 3y equal to ये आपको क्वेश्चन दे दिया है, आपको पूछा जा रहा है कंपेयर रेशियो एंड फाइंड आउट दी रीजन। तो आपने भी सीखा है कि जब भी हमें रेशियो निकालना हो तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है इक्वेशन को, फिर उसके बाद आपको रेशियो निकालना है। तो देखिए ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो वी विल शिफ्ट इट हियर फॉर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो a1 इक्वल टू 0 होता है, फिर c1 इक्वल टू 0, a2 इक्वल टू b2 बाय c2 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है रेशियो को, नेचर बताना है। तो सबसे पहले वी विल राइट हियर a1 इक्वल टू b1 इक्वल टू 3। आपको ये पहले बताना है a1 बताइए इसमें क्या है। a1 होता है x का कोएफिशिएंट इन फर्स्ट इक्वेशन, इट इज 2, b1 इज 3 एंड c1 इज -2। ये ध्यान रखना है कि माइनस साइन भी लेना है, अगर स्टेप अगर यहाँ भी -3 होता तो -3 ही स्टेप। तो नेवर डू दिस मिस्टेक बच्चे करते हैं, वो सिर्फ डिजिट को कोएफिशिएंट मानते हैं, लेकिन डिजिट से पहले की साइन उसका कोएफिशिएंट के अंदर ही आता है। सो a2 इज 5, b2 इज 6 एंड c2 इज -1। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप बन गया है क्योंकि वहाँ हमने पहले स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इन सेकंड स्टेप वी फाइंड आउट ऑल कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स। नाउ वी हैव टू फाइंड रेशियो। तो चलिए रेशियो निकालते हैं। मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन। जो भी आपके पास पेयर इक्वेशन का है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपके सिलेबस में देयर आर 4 मेथड्स। फर्स्ट इज graphical method, second is substitution, elimination method, and क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपके ये 4 मेथड्स हैं जो आपको यूज करने हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको मिलेगा ग्राफिकल मेथड, एंड फॉर दैट ग्राफिकल मेथड कैसे हम यूज करते हैं, ग्राफ कैसे बनाकर सॉल्यूशन निकालते हैं, फॉर योर हेल्प क्या कैसे करेंगे आई राइट। So I am telling you, you have to take help for graphical method from the link given in description box of this video. So आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन को आप ओपन करेंगे, नीचे लिंक गिवन होगा, आपको मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, ग्राफिकल मेथड की वीडियो ओपन हो जाएगी, आपको वहाँ से वो क्वेश्चन करना है एंड दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व 3 questions of exercise 3.2. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाना है, देन यू हैव टू मेक ग्राफ इन क्वेश्चन नंबर 4 ऑल पार्ट्स, देन लास्ट 7 क्वेश्चन। तो आप लोग उसे प्रॉपरली बना लेंगे। सो योर वर्क इज़ टू कंप्लीट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन ग्राफिकल मैथड, ये आपको करनी है, दैट इज़ 3.2। आप उसे ट्राई करेंगे अच्छे से, आप सारे वीडियो को देखकर समझकर इसे करेंगे।